आपकी शख्सियत और बायो का सबसे अहम हिस्सा है कि आप ईरान गए। हाँ। एक भारतीय हिंदू ईरान जाके किस किस्म की पढ़ाई कर रहा था? मैंने 2010 में ईरानोलॉजी का डिप्लोमा किया था, जामिया मिलिया इस्लामिया से। तब मैं वहाँ से एमफिल भी कर रहा था। तो तभी मैंने ईरानोलॉजी का डिप्लोमा किया, क्योंकि ईरान जो एक ऐसा देश है कि जो भारतीय कल्चर को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रभावित किया है, तो वो देश है ईरान। अच्छा। मिसाल के तौर पर जो शब्द है हिंदी और हिंदू, ये दोनों शब्द पुरानी फ़ारसी ज़बानी पहलवी के हैं। और ईरान जाने की मेरी दूसरी भी इच्छा थी, क्योंकि मैं ईरानोलॉजिस्ट हूँ। ईरान के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, एथनोग्राफी और वहाँ के कल्चर, सोसाइटी के बारे में जानने के बहुत सारे। ईरानोलॉजिस्ट क्या होता है? तो आप क्या अकेले हिंदू थे वहाँ? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हिंदू था। और आपको इस तरह से नहीं किसी ने एहसास होने दिया कि आप कोई विदेशी हैं या आप गैर मुस्लिम हैं? कहा जाता है कि बड़े कट्टर लोग रहते हैं ईरान में, और वो तो दूर की बात है कोई हिंदू हो, बल्कि कोई अगर सुन्नी भी है तो उसको भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस्लामिक थियोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ कि आप वो पढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए आप किस लेंथ तक गए कि आप ईरान चले गए? ईरान में भी तेहरान नहीं बल्कि कुम शहर जाके आपने पढ़ाई की, तो ये इंटरेस्ट आपका क्यों डेवलप हुआ? उससे पहले ही मैं बता दूं कि मेरा इस्लामिक स्टडीज़ में भी यूजीसी नेट है। अच्छा। हाँ। ईरान के अंदर जो हो रहा है, ईरान के शहरों में जो हो रहा है, तेहरान में, कुम में, मशहद में, इस्फहान में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? तेहरान में जहाँ मेरा घर था, क्योंकि बाद में मैं तेहरान में रहा हूँ, अंदाज गुश्ती जो वहाँ का सबसे पॉश इलाका है, तो उसके पास भी हमले हुए हैं, बहुत सारे हमले हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। और लेकिन ईरानियों में बहुत हिम्मत है। और ये हिम्मत इतिहास से आती है? हाँ, इतिहास से आती है और राष्ट्रवाद से आती है और इस्लाम से भी आती है। करबला की जो जंग है, हज़रत हुसैन की जो शहादत है, इससे उन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। उनकी थियोलॉजी जो है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत है। और इसीलिए शायद इस बात का अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे मुल्क बिल्कुल को भी आप नहीं। क्या मारेंगे जो मरने हाँ। के लिए पहले से तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपने घरों में कफ़न रखते हैं, उनका आप मुकाबला कैसे कर लेंगे? ईरान की अगर इंटरनल पॉलिटिक्स देखने की कोशिश करें तो इज़राइल कहता है कि भाई देखिए, इन तमाम अरबी और ये मुसलमान जो हैं, ये तमाम इन लोगों के बीच में एक अकेला देश किस तरह से एक दांतों के बीच में ज़बान की तरह रहता है। ईरान की ना तो कोई सीमा मिलती इजराइल के साथ में, और ना ही कोई पुराना झगड़ा रहा है, बल्कि ईरानियों का तो एहसान है इजराइलियों के ऊपर, जो साइरस ने जो बेबीलोन से यहूदियों को छुड़ाया था 2500 साल पहले, उनको गुलामी से से आज़ाद करवाया था। ये तो पता ही होगा आपको। जी। तो नहीं, बताइए इतिहास हमारे दर्शकों की जानकारी हाँ, के लिए। ये सिर्फ प्रिंसिपल की लड़ाई है। सिद्धांतों की लड़ाई हाँ, है सिद्धांतों की लड़ाई। और ईमानदारी नहीं, इंसाफ की लड़ाई है। एम्बिशन वाला मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो बहुत पीछे है। लेकिन ये असल मामला सिद्धांतों का है। कि जंग के इस वक्त में पिछले 2 महीने में एक जो आम ईरानी है, उसकी ज़िंदगी को मुझे डिस्क्राइब कीजिए। अभी भी वो लोग हँस के ही बात करते हैं। डर लगता है, लेकिन इतना डर नहीं लगता जैसे इजरायलियों को लगता है। नमस्कार, इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान के ऊपर जो थोपी गई जंग है, उसको कई हफ्ते गुजर चुके हैं। जो लोग कह रहे थे कि 3 दिन ईरान नहीं टिक पाएगा, वो 30 दिन नहीं बल्कि उससे 2 गुना 60 दिन के आसपास लगातार टिका हुआ है, बना हुआ है ईरान। लेकिन इसी दौरान ईरान को लेकर बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी क्यूरोसिटी या जिज्ञासा हिंदी में कहें तो वो जग रही है कि आखिर ईरान ऐसा कर कैसे पा रहा है? क्यों लोग सोच रहे थे कि 3 दिन नहीं टिक पाएगा, और क्यों अब वो 60 दिन टिक रहा है? इस सवाल के जवाब में बहुत सारे और नए सवाल पैदा हो रहे हैं, और इसीलिए एक बहुत ही नायाब, एक यूनिक मेहमान को हमने स्टूडियो में यहाँ बुलाया है। लक्ष्मण सिंह देव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए। बहुत सारे सलाम, दर्शक, नमस्ते। शुक्रिया। बहुत सारे लोग आपसे अवेयर नहीं होंगे आपके बारे में कि आप कौन हैं। आपने मुझे अपना बायो भेजा और मैं तब से पढ़ ही रही हूँ उस बायो को कि आखिर कहाँ से इसको शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। आपने बताया कि आप कई बार स्कूल में फ़ेल हुए, और हाँ, उसके बाद फिर आपने जो यूजीसी नेट का 8 बार एग्ज़ाम, फेल हुआ टोटल। 8 बार फ़ेल हुए, और यूजीसी जो नेट का एग्ज़ाम है आपने 13 सब्जेक्ट में वो क्लियर किया। लेकिन उस सबसे ज़्यादा ख़ास बात कि आप जामिया भी गए, जेएनयू में पढ़ाई की आपने, सरकारी नौकरी छोड़ दी। मुझे लगता है आपकी शख्सियत और बायो का सबसे अहम हिस्सा है कि आप ईरान गए। हाँ। एक भारतीय हिंदू ईरान जाके किस किस्म की पढ़ाई कर रहा था? मैंने 2010 में ईरानोलॉजी का डिप्लोमा किया था, जामिया मिलिया इस्लामिया से। तब मैं वहाँ से एमफिल भी कर रहा था। तो तभी मैंने ईरानोलॉजी का डिप्लोमा किया, क्योंकि ईरान जो एक ऐसा देश है कि जो भारतीय कल्चर को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रभावित किया है, तो वो देश है ईरान। अच्छा। मिसाल के तौर पर जो शब्द है हिंदी हुँ। और हिंदू, ये दोनों शब्द पुरानी फ़ारसी ज़बान पहलवी के हैं। तो हमारी जो आइडेंटिटी है, वो एक पर्शियन आइडेंटिटी है। मतलब वो एक बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ईरान का मतलब मुसलमान, ऐसा नहीं है। ये इस्लाम पूर्व की शब्द हैं ये, हुँ। हिंदी और हिंदू। हुँ। तो इसी वजह से फिर मेरा मध्य युग का इतिहास पढ़ने में मेरी रुचि है। तो वैसे तो ईरानोलॉजी में भी एक पेपर था पर्शियन का,
लेकिन फ़ारसी बहुत ढंग से यहाँ पढ़ाई नहीं जाती। मुझे लगा, मैं एक दिन टोंक गया क्योंकि मुझे पठानों के इतिहास के बारे में कुछ पढ़ना था। तो टोंक की जो रियासत, आपको पता ही होगा कि वो पश्तूनों की रियासत थी। तो वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ बहुत सारी किताबें पश्तून इतिहास के बारे में हैं। तो मैं एक दिन वहाँ गया, 2021 की बात है। तो मैंने देखा कि सारी की सारी जो किताबें हैं पश्तून इतिहास के बारे में, वो फ़ारसी में हैं। तो मुझे लगा कि फ़ारसी तो पढ़नी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने फ़ैसला किया कि मैं ईरान जाऊँ, और ईरान जाने की मेरी दूसरी भी इच्छा थी क्योंकि मैं ईरानोलॉजिस्ट हूँ। ईरान के बारे में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, एथनोग्राफ़ी और वहाँ के कल्चर, सोसाइटी के बारे में जानने के बहुत सारे। ईरानोलॉजिस्ट क्या होता है? ईरान के बारे में, जैसे इंडोलॉजी है कि भारत के हाँ। बारे में स्टडी, ऐसे ही ईरानोलॉजी है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया में ईरानोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैंने, वाह! यही है। तो ये तो बहुत यूनिक आपका पूरा, मैं कहूँगी, बायो और ये पूरा प्रोफ़ाइल काफ़ी यूनिक है अपने आप में, और इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे ऐसी चीज़ें जानी जाएँ। आप न सिर्फ़ कि तेहरान गए, आप वहाँ का जो रिलिजियस सिटी है, जहाँ पे ज़्यादातर जो क्लर्जी हैं वहाँ के, यानी जिनको मुल्ला सेक्शन वर्ग कहा जाता है, वो तमाम लोग वहाँ रहते हैं और बड़ा ही सेंसिटिव शहर है। तो आप कुंभ में कोई रिलिजियस पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, कुंभ में जब मैं गया तो मैंने पहले तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मशहद में अप्लाई किया, अच्छा। और तो वहाँ मेरा किसी कारणवश एडमिशन नहीं मिला मुझे। मैंने यहीं भारत में था, तो किसी मेरे एक दोस्त हैं जो वहीं थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, मतलब मौलाना बनने की पढ़ाई कर रहे हैं कुंभ में। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आके एडमिशन ले लीजिए, यहाँ मदरसा अल मेहदी है जो अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी के अंडर में है। तो आप यहाँ भी फ़ारसी पढ़ सकते हैं और यहाँ दीनियात की भी एजुकेशन मिलती है, और आप यहाँ आ जाइए। हुँ। कुंभ शहर तेहरान के दक्षिण में 160 किलोमीटर है और शिया थियोलॉजी का बहुत बड़ा सेंटर है। अभी तो दुनिया में सबसे बड़ा सेंटर हो गया है। तो वहाँ करीब 80,000 तालिबे इल्म हैं, तो उसमें से 6 या 7,000 भारतीय मूल के हैं, मतलब विद फैमिली रहते हैं और आप ज़्यादातर जो लोग। कह रहे हैं, मैं सब कुछ ये समझ पा रही हूँ, क्योंकि 2010 में मैं खुद वहाँ कुंभ शहर होकर आई हूँ, और ज़्यादातर जो मैंने इलाका देखा वो उस वक़्त तो काफ़ी रूरल टाइप का इलाका था, और वो सेंसिटिव इसलिए भी है क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी भी कुंभ में है। इसके अलावा तमाम जो उनकी लीडरशिप है रिलिजियस, वो भी कुंभ में बैठती है। तो आप क्या अकेले हिंदू थे वहाँ? हाँ, मैं बिल्कुल अकेला हिंदू था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को पहले से जानता था और मेरी इस्लामिक थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा रुचि भी रही है, तो इस वजह से, और क्योंकि मैं फ़लस्तीनी आंदोलन से भी जुड़ा रहा, कुछ ईरान में काफ़ी लोगों को मैं जानता था, तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत सबसे ज़्यादा हुई शुरू के 3-4 महीने, जब मैं फ़ारसी नहीं जानता था, तो बहुत दिक्कत होती थी कि ईरान में अंग्रेज़ी जानने वाले लोग ना के बराबर हैं। मतलब टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप वाक़ई में घूमना शुरू करेंगे, गाँव में जाएँगे, तो 2-4 लाइन से ज़्यादा जानने वाले लोग बहुत कम हैं। तो वैसे कुंभ शहर में कोई दिक्कत नहीं हुई, और मदरसा अल मेहदी में मेरा एडमिशन भी हो गया था आराम से। और आपको इस तरह से नहीं किसी ने एहसास होने दिया कि आप कोई विदेशी हैं या आप गैर मुस्लिम हैं? कहा जाता है कि बड़े कट्टर लोग रहते हैं ईरान में, और वो तो दूर की बात है कोई हिंदू हो, बल्कि कोई अगर सुन्नी भी है तो उसको भी अच्छी नज़र से नहीं देखते? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ईरानियों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना तो ज़रूर है, लेकिन कभी-कभी वो राष्ट्रीयता दिख भी जाती है। नेशनलिज़्म है वहाँ इम्पोर्टेंट है। और सुन्नियों के साथ कुछ-कुछ भेदभाव की घटनाएँ हमें सुनने में आती हैं, मतलब हमें इस बात की हम गवाही नहीं दे सकते कि वहाँ ऐसा कुछ है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, और देखिए रेसिस्ट लोग तो हर जगह होते भी हैं, थोड़े बहुत हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ लोग परफेक्ट हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत बेहतर अनुभव रहा। जो भी मेरा मानना है कि जो मज़हबी आदमी होगा ना, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वहाबी हो, शिया हो, सुन्नी हो, या इवन कोई सनातनी हिंदू जो वाक़ई में प्रभु से जुड़ा हुआ है, या उसके जो मानवता के बारे में सोचता है, ईसाई हो, सिख हो, वो अगर वो वाक़ई में धार्मिक है, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, तो वो कट्टर हो ही नहीं सकता और दूसरों से नफ़रत कर ही नहीं सकता, ऐसा मेरा विचार है। तो इस्लामिक थियोलॉजी में आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ कि आप वो पढ़ना चाहते हैं, और उसके लिए आप इस लेंथ तक गए कि आप ईरान चले गए? ईरान में भी तेहरान नहीं बल्कि कुंभ शहर जाके आपने पढ़ाई की। तो ये इंटरेस्ट आपका क्यों डेवलप हुआ? उससे पहले ही मैं बता दूँ कि मेरा इस्लामिक स्टडीज़ में भी यूजीसी नेट है। अच्छा। हाँ, हुँ, हुँ। और एक औसत जो भी इस्लामिक स्टडीज़ का जो स्टूडेंट है, उससे, या जो कोई मौलाना भी है, तो कुछ-कुछ मामलों में मेरी जानकारी उनसे ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ना पढ़ने की इच्छा है। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ता हूँ, मुझे ये मतलब नहीं है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है। तो वही, और मेरा शहर मुज़फ़्फ़रनगर है, हमारे शहर से 20 किलोमीटर दूर देवबंद है, बहुत बड़े-बड़े मुसलमानों के इदारे हैं, तो एक कल्चरल प्रभाव भी है, और हमें जानना चाहिए कि ये है क्या? कंपैरेटिव स्टडीज़ ऑफ रिलिजन में भी मेरा यूजीसी नेट है। तो मैंने ईरान टीवी पर वहाँ के एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, प्रोफ़ेसर याहया जहांगीरी, तो
कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन इस मुद्दे पर ईरान टीवी के लिए एक प्रोग्राम भी पेश किया था। 40 मिनट हमने बात की थी फारसी कि में। हाँ, नहीं मैंने इंग्लिश में बात की, हाँ, तब हाँ। मेरी फ़ारसी बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, हाँ। तो अब मुझे बताइए कि ईरान में अभी जो जंग चल रही है, ईरान के अंदर जो हो रहा है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। लोग ये तो समझते हैं कि हाँ ठीक है, ईरान मिसाइलें दाग रहा है, बम बरसा रहा है और तमाम तरह से वेस्ट एशिया में जो अमेरिकी बेसिस हैं उनको नुकसान हो रहा है। इज़राइल पूरी तरीके से छलनी हो चुका है, यानी इज़राइल को दशकों लग जाएंगे अपने को दोबारा बनाने में। लेकिन ईरान के अंदर जो हो रहा है, ईरान के शहरों में जो हो रहा है, तेहरान में, कुम में, मशहद में, इस्फहान में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरी रोज़ बात होती है ईरान में और मैं जाने भी वाला था। इस बार के नौरूज़ में मुझे ईरान में होना था। अब फ़्लाइट नहीं चल रही तो मैं जा नहीं पा रहा और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मैंने अपने ईरानी दोस्तों से भी कहा कि जब वहाँ टाइम अच्छा था तो मैं वहाँ था और मुझे बहुत अफ़सोस है कि इस जंग के इस माहौल में अपने ईरानी दोस्तों का दुःख बाँटने के लिए या उनके साथ इस मुसीबत की घड़ी में क्यों नहीं हूँ मैं उनके साथ। तो सूचना ये है कि 10,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। तेहरान में जहाँ मेरा घर था, क्योंकि बाद में मैं तेहरान में रहा हूँ, अंदाज गुश्ती जो वहाँ का सबसे पॉश इलाका है, तो उसके पास भी हमले हुए हैं, बहुत सारे हमले हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। और लेकिन ईरानी लोग, आपको पता ही है कि शिया मेजॉरिटी देश है और शिया लोग अपने घर में कफ़न रखते हैं और 1 महीने वो शहादत की प्रैक्टिस करते हैं और ईरान में शहीदों का बहुत सम्मान है। शहीदों से ज़्यादा वहाँ किसी का भी सम्मान नहीं है। बड़े-बड़े वहाँ पेंटिंग्स बनी होती हैं दीवारों पर शहीदों की, गलियों के नाम शहीदों के नाम पे हैं। शहीदों का सम्मान है, कवियों का सम्मान है, मतलब रिलीजियस फिगर्स के बाद। तो वे लोग मेंटली प्रिपेयर रहते हैं शहादत के लिए। अब जो लोग 1 महीने करबला वाले मोड में रहते हो तो वो जंग से थोड़ा ही डरेंगे। हाँ, दिक्कतें कुछ हुई हैं, जैसे कुछ बेचारी मासूम बच्चियाँ मारी गई मीनाब शहर में। इस तरह की कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ हुई हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा जीना था। लेकिन ईरानियों में बहुत हिम्मत है। और ये हिम्मत इतिहास से आती है? हाँ, इतिहास से आती है और राष्ट्रवाद से आती है और इस्लाम से भी आती है। करबला की जो जंग है, हज़रत हुसैन की जो शहादत है, इससे उन्हें बहुत हिम्मत मिलती है। उनकी थियोलॉजी जो है ना, ये उनको बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है, इस्लामिक थियोलॉजी। एक्सप्लेन कीजिए। वही करबला की जंग हमें शहीद होने से डरना नहीं है। मतलब ये दुनिया तो फ़ानी है। मतलब जो भी हिसाब-किताब होता रहेगा, शहादत से बड़ा कोई दर्जा ही नहीं है। जिस सोसाइटी में मान लिया जाए कि शहादत से बड़ा कोई सोशल दर्जा नहीं हो सकता, तो फिर वो लोग लड़ने-मरने से डरेंगे नहीं। और आपको शायद पता ही होगा कि ईरान में जो पुरुषों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य है। हुँ। विशेष केस में ही छूट मिलती है और मेरी कई बार ईरानी सैनिकों से भी बात हुई है, हर तरह के ऑफ़िसर से भी बात हुई है, तो वे लोग मरने-मारने से तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। और इसीलिए शायद इस बात का अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ऐसे मुल्क बिल्कुल को भी आप नहीं। क्या मारेंगे जो मरने हाँ। के लिए पहले से तैयार है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो अपने घरों में कफ़न रखते हैं, हाँ। उनका आप मुकाबला कैसे कर लेंगे? वो तो एक अलग ही। और जो इज़राइली हैं, देखिए ये बार-बार ये जो अमेरिका बोल रहा है कि हम सीज़फायर करेंगे, खुद से सीज़फायर बढ़ा देते हैं कि अब हम कोई हमला नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो इज़राइल की जो जनता हुँ। बंकरों में 1 महीने से ज़्यादा छुपी हुई थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उनके लिए है क्योंकि उनको तो आदत नहीं है और ना ही उनकी फ़िलॉसफ़ी आइडियोलॉजी ऐसी है कि उनको तो लगता है कि ज़िंदगी एक ही है, या ना उनके लिए दुनिया एक टेस्ट है, जैसे कि ईरान के मुसलमानों के लिए है। तो हुँ। उनको तो लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशियस लगती है और वो जो बंकरों में छुपा रहा पूरा का पूरा इज़राइल और उनके हर जगह मिसाइल ईरान ने मारी हैं, तो वो जो एक अमेरिकन वार मशीन का और इज़राइल के सुप्रीम पावर होने का जो मिथ ईरान ने तोड़ा है, तो उसकी वजह से मतलब घुटनों पे ला दिया है अमेरिकन वार मशीन और इज़राइली वार मशीन को। और ये एक बात और कहूँगा मैं कि ये जो जंग है ना, ये तो इज़राइल की जंग थी, इन्होंने घसीट लिया है अमेरिका को। हुँ। अमेरिका का ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस जंग में। आप यकीन मानिए, ये पता नहीं एप्स्टीन के फाइल के चक्कर में ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव में है या किसी को और कारणवश है, लेकिन अमेरिका के 80 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए हैं कि हमारे इस जंग से कोई लेना-देना नहीं है, तो क्यों झोंक रहे हो हमारे संसाधन इस जंग में? ये तो इज़राइल की जंग है, बिल्कुल, बल्कि मुझे ज़ियोनिस्ट की जंग है। यहाँ जो भारत में जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने यही बात कही कि इसमें हर चीज़ में आप ये देखिए, इज़राइल चाहता है कि उनका कोई बजट खर्च ना हो, पैसा ना खर्च हो, ना हथियार खर्च हो, ना कोई जान या माल का कोई नुकसान ना हो। लेकिन क्या इस दौरान इज़राइल को लेकर जो एक ब्रांड बिल्डिंग की गई थी कि सबसे प्रोटेक्टेड और सबसे सेफ मुल्क है और सबसे सेफ शहर है इज़राइल में, वो आपको लगता है ब्रांड वो भी टूट गया क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहाँ तो बंकरों में छिपे हुए हैं, जिसको बताया जाता था आयरन डोम कोई ऐसी बला है जिस पर दुनिया में कोई भी हमला नहीं कर सकता और वहाँ वो सेफेस्ट जगह है पूरी दुनिया में। हाँ,
बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हुआ कि ईरान ने इतनी ज़बरदस्त टक्कर कैसे दे दी। एक उसके पीछे सबसे बड़ी बात है ईरानियों का जज्बा कि मरने मारने से डरना नहीं है। और दूसरा एक जो बहुत बड़ी मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, क्योंकि शायद मैं आपको बताना भूल गया कि मैं कई बार ईरानी जो राष्ट्रपति थे रईसी साहब, उनके थिंक टैंक में कई बार मैं गया, जी। वहाँ लेक्चर्स दिए, उससे मैं जुड़ा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ काफ़ी अंदर की बात भी पता है। तो चीन और रूस ने बहुत ज़्यादा मदद की, ख़ास तौर से टारगेट सेलेक्ट करने के लिए ईरान को, और इस वजह से ईरान बहुत ज़बरदस्त मुकाबला कर रहा है। तो ईरानियों का जज्बा और थोड़े से संसाधन और अमेरिका और रूस की और चीन की सपोर्ट की लेकिन वजह से यहाँ पूरा हैरानी मुकाबला कर नहीं, रहे जज्बा तो बहुत अच्छी बात है और जज्बे से ही शायद हैं। जंग लड़ी जाती है और जंग दिमाग से लड़ी जाती है, हथियारों से कम। लेकिन ईरान ये सब तैयारी कर रहा था, जब आप वहाँ मौजूद थे आपको इस बात की भनक लगी कि ईरान इतनी मजबूती के साथ किसी ऐसी जंग की तैयारी कर रहा है जो जल्द होने वाली है? ईरान तो पिछले 30 साल से जंग की तैयारी कर रहा है। जब इस्लामिक रिपब्लिक जमहूरियत इस्लामी जिसे हम कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई, तो इजराइल के खिलाफ तो तभी से उद्घोषणा थी कि ये तो जंग तो एक दिन होनी थी। तो इस जंग की तैयारी तो ये मान लीजिए कि बैतुल मुकद्दस का मामला हो या फ़लस्तीन का मामला हो, तो ये जंग की तैयारी तो जमहूरियत इस्लामी के एस्टेब्लिश होने से ही शुरू हो गई थी। तो पिछले 30 साल से तो जंग की तैयारी चल ही रही थी। तो जंग आज की तैयारी नहीं चल रही थी, और मिसाइलें तो ईरान को पता था कि हम मिसाइलों से ही जीत सकते हैं, तो मिसाइल प्रोग्राम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था। तो जंग के लिए तो वो हमेशा वो वार मोड में तो रहे हैं हमेशा, कि कभी भी हमारी इनसे जंग होनी है। और बहुत सारे लोग थे जो 2024 में जो शुरुआती जंग हुई, तब तो मैं ईरान में ही था, तो जब कुछ मिसाइलें और ड्रोन वगैरह भेजे तो कुछ लोगों ने ईरान पे इल्ज़ाम भी लगाया कि तुमने मतलब फुलझड़ी मारी है या वो। तो ईरान ने वे सारे के सारे मिथ तोड़ दिए इस बार मिसाइल मारकर, और बंकरों में छुपने के लिए मजबूर कर दिया है उनकी प्राइम लीडरशिप को भी। नेतन्याहू भी बंकर में छुपा हुआ था, उसका कुछ कई दिन तक पता भी नहीं चला कि वो है कहाँ। तो अमेरिकन वार मशीन का जो हुआ था और इजराइल की एयरफोर्स का जो हुआ था, वो तो हुआ इन्होंने तोड़ दिया है। तो आप ऐसा ये था। कह रहे हैं कि आपको ये अंदाज़ा था जब आप वहाँ मौजूद थे, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि ईरान की अगर इंटरनल पॉलिटिक्स देखने की कोशिश करें, तो इज़राइल कहता है कि भई देखिए इन तमाम अरबी और ये मुसलमान जो हैं, ये तमाम इन लोगों के बीच में एक अकेला देश किस तरह से एक दाँतों के बीच में ज़बान की तरह रहता है। इस तरह से वो अपने को पेश करता है कि मैं वो देश हूँ, मैं वो रेस हूँ जिसने कि हिटलर की तमाम ज़्यादतियाँ सहीं, और जो सही भी बात है कि भई उनका नरसंहार किया गया और मुझे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि उनके पास एक डिवाइन राइट है वहाँ पर रहने का, क्योंकि ये प्रॉमिस्ड लैंड है कि इस ज़मीन का और इन लोगों के यहाँ रहने का वादा किया गया था। ज़मीन पर नहीं, आसमानों पर ही वादा किया गया था और उस डिवाइन राइट को लेकर वो यहाँ आए हैं। तो ये तो रही इज़राइल की पॉलिटिक्स, लेकिन ईरान की भी तो अपनी पॉलिटिक्स है। ईरान कहता है कि मुझे एग्ज़िस्ट करना है, इसके बावजूद भी कि अमेरिका मुझे मार देना चाहता है। मुझे एग्ज़िस्ट करना है इसके बावजूद भी कि इज़राइल मुझे ख़त्म कर देना चाहता है। और इसलिए बार-बार आप देखिए, ये तो जंग के वक़्त में नहीं, मैं कहती हूँ शांति काल में भी, वहाँ किसी भी महफ़िल में आप चले जाएँ, तो वो कहते हैं कि मरबर्ग अमेरिका, मरबर्ग इज़राइल, यानी डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इज़राइल, इन्हीं नारों के साथ वहाँ शुरुआत होती है। तो जो उनका राष्ट्रवाद है, वो भी 2 राष्ट्रों के खिलाफ ही खड़ा हुआ है। देखिए, जब जमहूरियत इस्लामी की स्थापना हुई, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हुई, तो जो अयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब थे, उन्होंने तय कर दिया था कि हमारी जो विदेश नीति है, उसमें शीर्ष मुद्दा फ़लस्तीन की आज़ादी रहेगा, बैतुल मुक़द्दस। तो ये बात उन्होंने पहले ही कही थी, और आपको पता ही होगा कि कोई भी व्यक्ति यहूदी नहीं बन सकता, वो यहूदी धर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऐसा ही एक दूसरा धर्म है ज़ोरास्ट्रियंस, जिन्हें पारसी भी कहते हैं, आप बन नहीं सकते। तो ये जो है, जो ग्रेटर इज़राइल बनाने की जो मंशा है, जो ग्रेटर इज़राइल बनाने की जो मंशा है इज़राइल की, तो ये उसका प्लान है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो हो रहा है, ये ग्रेटर इज़राइल बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन ईरान की ना तो कोई सीमा मिलती इज़राइल के साथ, बिल्कुल। और ना ही कोई पुराना झगड़ा रहा है, बल्कि ईरानियों का तो एहसान है इज़राइलियों के ऊपर, जो साइरस ने जो बेबीलोन से यहूदियों को छुड़ाया था 2500 साल पहले, उनको गुलामी से से आज़ाद करवाया था, ये तो पता ही होगा आपको। जी। तो नहीं, बताइए इतिहास हमारे दर्शकों की जानकारी के हाँ, लिए। तो बहुत सारे जो यहूदी थे वो बेबीलोन में कैद थे, तो जो ईरान के जो राजा थे साइरस, उन्होंने उस कैद से उनको छुड़वाया था, वहाँ के राजा की कैद से, जो कि वहाँ जुल्म व सितम झेल रहे थे। और फिर उनको बहुत सारे यहूदियों को कैद से छुड़वाया, और फिर बहुत सारे जो यहूदी थे वो 2500 साल पहले कुछ ईरान में भी सेटल हुए। इस की बहुत कहानी फेमस है। तो यहूदी तो एहसान मानते हैं, और मानते रहे हैं कि हमारा मतलब
ईरानियों ने हमारे ऊपर एहसान किया था, और उन्होंने इस बार इस नैरेटिव को इसमें भी इस्तेमाल किया कि अब हम ईरान की जनता को जमहूरियत इस्लामी से छुटकारा दिलाएंगे, उस एहसान का बदला चुकाने का टाइम आ गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की है, मतलब मीनाब में बच्चियों के स्कूल पर जो उन्होंने हमला किया, 165 से भी ज़्यादा बच्चियां मारी गई, और जिस तरीके से सैंक्शन लगाए हुए हैं, जो सफरिंग हो रही है पिछले 20-25 साल से ईरान की जनता की, जो तहरीम जिसे फ़ारसी में बोलते हैं, जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो इनकी कथनी और करनी में तो फ़र्क है। ये पूरी दुनिया में मानवाधिकार की बात करेंगे, लेकिन अपने यहाँ मानवाधिकार देखते नहीं है। मतलब किसी भी देश पे हमला कर देते हैं इजराइल, और जो पूरी की पूरी ये जो अमेरिकन जो वार मशीन है, तो ईरान का जो मुद्दा है वो बैतुल मुक़द्दस का मुद्दा नहीं है, वो उम्मत के लिए फ़लस्तीन की जो मजलूम जनता है, 60 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं और 60 लाख ही फ़लस्तीनी दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो उनके लिए है। ईरान चाहता तो उनको क्या दिक्कत है, लेकिन वो सिर्फ उम्मत के नाम पर या इंसानियत के नाम पर वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। सारा झगड़ा ये है इजराइल का और ईरान का, जो डायरेक्ट ना तो कोई बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है ना कुछ, ये आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है, ये एक धार्मिक कन्फ्लिक्ट है। और हैरानी की बात ये देखिए कि तमाम ये अरब देश, और मैं गाजा गया हूँ, मैं गाजा था, मैं एक एड व कारवा के साथ गाजा गया हूँ। गाजा में एक भी शिया नहीं है, 100% सुन्नी पॉपुलेशन है वहाँ, और ईरान एक शिया देश है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये एक उम्मत के लिए एक संदेश भी है, मतलब कि शिया सुन्नी का फर्क नहीं होना इत्तेहाद चाहिए वाली बात है। और इत्तेहाद के अलावा, और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हैरानी भी होती है कि तमाम अरब देश, चाहे यूएई हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, ये सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे, अमेरिका की गुलामी करते रहे, और हज़ारों की तादाद में फ़िलिस्तीनियों को मारता रहा इजराइल, और इनकी एक आंख भी नहीं फड़की। और उधर एक शिया देश फ़िलिस्तीनियों का सपोर्ट कर रहा है। इसके बावजूद भी जो आपने कहा कि वहाँ ज़्यादा शिया पॉपुलेशन नहीं है फ़िलिस्तीन में, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। रिकॉर्ड में तो वहाँ कोई भी शिया नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि ईरान की अपनी एम्बिशन है एक रिलीजियस, एक रीजनल लीडरशिप के लिए, कि ईरान चाहता है कि पूरे वेस्ट एशिया का नेता बन जाए, और इसीलिए फ़िलिस्तीन के कॉज को रखता है, साथ में लेबनान की वो बात करता है, इसके अलावा इजिप्ट के बारे में भी चर्चा करता है। फिर ये तमाम चीज़ें इसलिए होती हैं चूँकि ईरान ये चाहता है कि सऊदी अरब के बरक्स वो पूरे वेस्ट एशिया खित्ते का नेता बन जाए। इसमें देखिए एक पेंच है, इसमें ये पेंच ये है कि जमहूरियत इस्लामी एस्टेब्लिश होने से पहले जो पहलवी शासन था उसके बहुत अच्छे संबंध थे इजराइल के साथ, और वो पूरी सपोर्ट करता था। और जो शाह था वो तो एंटी इंडिया भी था, उसने पाकिस्तान के साथ जब भारत का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को खुल के उसने सपोर्ट करी। वो आदमी अमेरिकी पाले का था। भारत के जो अच्छे संबंध हुए ईरान के साथ, वो तो जमहूरियत इस्लामी एस्टेब्लिश होने के बाद हुए, क्योंकि इमाम खुमैनी का जो ताल्लुक है वो बाराबांकी के किंतूर गांव से भी है। उनके जो ग्रैंड फादर थे वो किंतूर से गए थे 1831 में, वो जियारत के लिए गए। तो वो जब वो करबला गए तो फिर वापस वो ईरान के खोमेन शहर में सेटल हो गए। जो इमाम खुमैनी साहब थे वो, उनका जो लक़ब था वो हिंदी नाम से, वो उपनाम से वो कविता भी लिखते थे। ठीक है, तो ईरान के पे जो लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप वेस्ट एशिया का लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो, तो सफरिंग करके अपनी जनता की 20-25 साल तक कोई क्यों लीडर बनना चाहेगा, जिसमें जो सफरिंग में जो तहरीम, मतलब प्रतिबंध के कारण जो लोग उत्पीड़ित, जो दवाइयाँ नहीं आती वहाँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती, और बहुत सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं प्रतिबंधों के कारण, सैंक्शंस के कारण वो नहीं आ पाती। तो कोई इतनी बड़ी कीमत चुका कर अगर कोई मतलब लीडर बनने की कोशिश करेगा तो इसमें तो कोई वो नहीं है। ये सिर्फ प्रिंसिपल की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई हाँ, है, सिद्धांतों की लड़ाई है, और ईमानदारी, इंसाफ नहीं की लड़ाई है। एम्बिशन वाला मुद्दा हो सकता है, लेकिन वो बहुत पीछे है। लेकिन ये असल मामला सिद्धांतों का है, और सिद्धांतों की वजह से ईरान लड़ रहा है। हाँ, लेकिन हाँ, बिल्कुल। क्या इस नए कॉन्फ्लिक्ट में जो बहुत पुराना ऐतिहासिक झगड़ा है वो भी निपट रहा है? कि क्या वाकई अगर नहीं भी चाहता था ईरान, तो पूरे खित्ते का, बल्कि मैं कहूँगी उससे भी कहीं बड़ा नेता बन के उभर रहा है? बिल्कुल उभर रहा है, नहीं उभर चुका है। देखिए, किसी भी अरब मुल्क की अभी हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट जरूर दिए हैं, और
जो अमेरिकन वार मशीन है, आपको पता ही होगा मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों में इनके अमेरिका के बेस हैं और मिलिट्री बेस हैं, और कई देशों ने तो अपनी सिक्योरिटी का, डिफेंस का ठेका ही दे रखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो कि उनका जो एक मिथ था ना कि अमेरिका के यहाँ बेस हैं तो ईरान कुछ नहीं कर सकता, तो वो बहुत बड़ा मिथ जो है ना वो ध्वस्त हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है यूएस को हुआ। यूएस कम से कम $500 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करता है डिफेंस के नाम पर। जितने भी ये जो बेसेस हैं यूएस में, चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ है, इतने ज़्यादा बेस हैं। तो जो तहरीम झेल कर कोई कंट्री इतनी मुसीबतें झेल कर, प्रतिबंध झेल कर अगर लीडरशिप की बात बनने की बात कर रहा है वेस्ट एशिया, तो इस बात में दम नहीं है। मामला असल में सिद्धांत का कि हम झुकेंगे नहीं। जी हाँ। और जहां तक न्यूक्लियर एनरिचमेंट की बात है, मैं आपको एक बात और बताऊं, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो शुरू किया था वो शाह के टाइम पे 1975 में शुरू हुआ था, इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले। हाँ 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 हाँ। और उसमें अमेरिका ने बहुत मदद की थी, अमेरिका ने बहुत मदद की थी। और उसके बाद शाह बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो गया, तो उस समय अमेरिका ने उसके साथ भी दगाबाजी की, और फिर आखिरी साल में तो अमेरिका के शाह के साथ भी संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो गए थे, ये माना गया है। तो ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी आदमी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। इवन अगर जो शाह के टाइम के जो पुराने लोग हैं वे भी बोलते हैं ये बात कि परमाणु कार्यक्रम हमारा हक है, और ये सच बात है। अगर ऐसी ही बात है कि अमेरिका और इजराइल चिंतित हैं कि हम दुनिया को पूरी को खतरा है या वो है, तो नॉर्थ कोरिया का परमाणु कार्यक्रम उन्होंने क्यों नहीं बंद करवाया? एक कहावत भी है ना, समर्थ को दोष नहीं घुसाएंगे। अगर आप बहुत पावरफुल है ना तो आप के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, मतलब समर्थ को दोष नहीं घुसाएंगे। और अगर समर्थ यानी समर्थ की बात हो रही है, जो समर्थ है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, जो कैपेबल है, जिसके अंदर कैपेसिटी है, तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो अमेरिका अटैक नहीं करता? हाँ, इस बात की संभावना है। लेकिन इसमें एक पेंच है, अयतुल्ला खामेनेई साहब ने भी एक बात कही थी कि हम कभी भी, इसमें एक छोटा सा पेंच है, मतलब इसको आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। हम कभी भी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये मानवता को नष्ट करने वाली एक बम होगा। मतलब ये उससे पूरी इंसानियत खत्म हो सकती, मतलब इंसानियत का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और ये इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ है। ये बात उन्होंने कही है, बार बार कही, फतवा जारी किया गया था इस बार। हाँ, ये बात उन्होंने बार बार कही है। और लेकिन एनरिचमेंट करने का तो उनका हक है, जो न्यूक्लियर संशोधन करने का उन्होंने कई बार ये बात कही है कि हम शांतिपूर्ण कार्यक्रम के लिए इसका वो करना चाह रहे हैं, मतलब संशोधन करना चाह रहे हैं। और रही बात अमेरिका की, तो जब भारत ने 1998 में जब परमाणु परीक्षण किया था तो भारत पे भी तो प्रतिबंध लगे ही थे, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि हम लोग भी ईरान जैसे प्रतिबंध झेल रहे होते अगर हमने अपने संबंध वापस वैसे बेहतर, या हम इतना बड़ा बाजार नहीं है। 98 कोई बहुत पुरानी बात नहीं, हम छोटे थे उस समय, लेकिन हमें तो वाजपेयी जी के टाइम की बात है। हमारे अमेरिका तो सब पे प्रतिबंध लगाता है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बदले में ऐसा हुआ। तो अभी मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, आप कह रहे हैं अक्सर वहाँ बातचीत होती है आपकी, और आप तो हाल ही में लौट के आए हैं वहाँ का आपका एक रेजिडेंशियल एक्सपीरियंस है, कि जंग के इस वक्त में पिछले 2 महीने में एक जो आम ईरानी है उसकी ज़िंदगी को मुझे डिस्क्राइब कीजिए, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो समझता है इस बात को कि ईरान पूरी तरीके से ग्लोबली भी अपने को डिटैच कर चुका है। आप ये सोचिए कि ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सोसाइटी, इन सब से उनका रास्ता और वास्ता काफ़ी हद तक कट चुका है, ख़त्म हो चुका है। वेस्ट एशिया में तो चलिए होगा उनका संबंध, लेकिन इसके अलावा जो वेस्ट एशिया के अलावा जो दुनिया है उससे तो बहुत उसकी दूरी है। तो ऐसे में जीवन बताइए मुझे एक ईरानी का, इस जंग से पहले और इस जंग के दौरान। मैं बताता हूँ, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। जब तहरीम, मतलब जो सैंक्शन शुरू हुए, जब मैं ईरान पहुँचा सितंबर 2022 में, तो $1 जो था वो भारतीय करेंसी में उसका मूल्य था ₹84, क्योंकि जो लोगों की ज़िंदगी है ना वो मनी के चारों तरफ होती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ₹84, और ईरान में उसकी कीमत थी $1 की 3 लाख रियाल। अभी जनवरी में वो जो कीमत है $1 की, वो पहुंच गई थी 16 लाख रियाल। तो वहाँ प्रतिबंधों के कारण पिछले सिर्फ 3.5 साल में, 3 साल मान लीजिए, जो करेंसी है वो 5 गुना डाउन हुई। 40% की दर से महंगाई बढ़ी है। जो आपने देखा होगा कि जनवरी में वहाँ बहुत प्रोटेस्ट हुए थे सरकार के खिलाफ, बिल्कुल। तो 90% जो प्रदर्शन हुए उसके पीछे जो कारण था वो आर्थिक समस्याएं थी, और आर्थिक समस्याओं का जो कारण है वो प्रतिबंध हैं,
जो अमेरिका ने लगाए हुए हैं। ईरान के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा गैस है और 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा खनिज तेल है। लेकिन जब आप खुले मार्केट में उसको बेच ही नहीं पाएंगे तो आपको उसको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इस वजह से जो ईरानी लोगों की जो सफरिंग है, तो उसका कारण भी ये प्रतिबंध है। रही बात कि अभी क्या हाल है, तो मेरी काफ़ी दोस्तों से बात होती है, रोज़ ही बात होती है। अभी भी वे लोग हंस के ही बात करते हैं। डर लगता है, लेकिन इतना डर नहीं लगता जैसे इजरायलियों को लगता है। 10,000 से ज़्यादा ठिकाने तहस नहस हुए हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन जज्बा है ईरानियों में और ज़िंदगी तहस नहस तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बार बार मैं एक ही बात को कह रहा हूँ कि ईरानियों में बहुत हौसला है और हिम्मत है और इसी वजह से वो कंपनसेशन की डिमांड भी कर रहे हैं। और ईरान को भी $500 मिलियन रोज का नुकसान भी हो रहा है। हाँ, और ये देखिए, ये ईरान किसके लिए कीमत चुका रहा है? सिर्फ अपने सिद्धांतों के लिए, फ़लस्तीन के मुजरिमों के लिए आवाज़ उठाने की वजह से इसे सब झेलना पड़ रहा है। तो अब मुझे बताइए कि इस पूरी बातचीत में जब इजराइल का हम जिक्र करते हैं और इजराइल की इस पूरे वेस्ट एशिया में जो स्थिति है, इस जंग के बाद कभी तो ये जंग खत्म होगी। इस जंग के बाद आप इजराइल का प्लेसमेंट कैसे देखते हैं? क्या उनके जो संबंध हैं बाकी अरब देशों से, फिलिस्तीन के कॉज का क्या होगा जिसको लेकर ईरान लगातार आवाज़ उठा रहा है? अभी भी उन्होंने कहा कि ये जंग, IRGC ने इस बात का डिक्लेरेशन किया कि ये जंग हम सिर्फ ईरान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये हम फिलिस्तीन को इंसाफ दिलाने तक हम ये जंग लड़ेंगे। तो फिलिस्तीन के पूरे कॉज का क्या होगा? देखिए, फ़िलिस्तीन का जो पूरा कोज है वो ओस्लो एकॉर्ड 92 से ही बात शुरू करते हैं। धीरे 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 बहुत सारी चीज़ें, स्थिति ठीक भी हुई हैं, लेकिन जो 60 लाख रिफ्यूजी जो बाहर हैं और जिस तरीके से इजराइल ने एक्रोचमेंट किया है वहाँ, सिर्फ गाजा पट्टी ही जो है ना, जो 350 किलोमीटर का इलाका है, वो अभी आज़ाद है। वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, पहले था वो इजराइल के कंट्रोल में, लेकिन अभी वहाँ जो कंट्रोल है वो फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का है अभी भी। तो फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है, जैसे कि आपको पता ही होगा, अरब मुल्कों ने अब्राहमिक अकॉर्ड किया है, तो ये धीरे धीरे ये अपने तुर्की के डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं इजराइल के साथ, तो ये बहुत हतोत्साहित या डिमोरलाइज कर देने वाली बात है कि 50-60 हज़ार वहाँ बच्चे मारे गए। मेरी गाजा भी बातचीत होती रहती है, कुछ दोस्त हैं वहाँ भी, और बहुत दुखद स्थिति है वहाँ। और अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, मतलब मुझे होप थोड़ी सी दिखती है कि गाजा वालों के लिए, लेकिन इजराइल को ये सबक मिला है कि जब ये लोग बंकरों में घुसे, जब ईरान ने मिसाइलें मारनी शुरू की, तब इन्हें पता चला, वहाँ के भी बहुत सारे लोगों को जो इंसाफ पसंद हैं, कि उत्पीड़ित होने का मतलब क्या होता है, जो गाजा के लोगों के साथ आप लोगों ने किया। तो वहाँ भी एक है छोटा सा क्लास, 10-15% लोग हैं जो लेफ्टिस्ट टाइप के हैं, कि जो जंग के खिलाफ हैं, और नेतान्याहू के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, एप्स्टीन फाइल वाला मामला भी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का एक कॉकटेल है, और मुझे लगता है कि नेतान्याहू के लिए भी ये जंग बहुत ही घातक साबित होगी। जिसको ये सोच रहे थे कि वो जंग तब तक चले जब तक कि चुनाव। मैं वापस आ जाती हूँ भारत, और आपसे भारत और ईरान के संबंध और भारत और ईरान के लोगों के जो संबंध है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उनके बारे में बातचीत करती हूँ। मुझे बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि आपने इस्लामिक स्टडीज़ में बाकायदा डिग्रियां हासिल की हैं, फिर आप ईरान गए, वहाँ पढ़ाई आपने की, आप एक भारतीय हिंदू हैं, आपके नाम के आगे सिंह लगा हुआ है, और आप न सिर्फ कि भारतीय हिंदू हैं बल्कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो जब आप अपने गांव देहात वापस जाते हैं या अपने हिंदू दोस्तों से मिलते हैं, तो उनकी कैसे प्रतिक्रिया मिलती है आपको? नहीं, कोई सी भी क्योंकि लोगों को पता है कि मैं किस तरह के विचारधारा का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही उदार विचारधारा का व्यक्ति हूँ, और मेरा शहर जो मुजफ्फरनगर है, उसको तो एस्टेब्लिश ही जहांगीर के की रानी सिपाह सलार मुजफ्फर अली खान ने किया था। उससे पहले वो 2 गाँव थे बस। तो हमारा तो शहर ही ईरानियों का एस्टेब्लिश किया हुआ है, तो हमारा कल्चरल कनेक्शन है। और तो और, जब मैं वहाँ फ़ारसी की पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने जो मॉडर्न पर्शियन है और मेरे डिस्ट्रिक्ट की जो लैंग्वेज है, उसमें बहुत ज़्यादा समानताएं देखी। अच्छा, कैसे? जो किसी और, जैसे हमारे यहाँ एक वर्ड बोलते हैं दिके, दिके ये नू हो गया, तो दिगे जो वर्ड है वो दिगे, दिगे मतलब किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो शब्द यूज करते हैं, या बावा, जो बहुत सारे जो मैंने शब्द ढूंढे, और मैंने बाकायदा अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी में एक पेपर भी प्रेजेंट किया कि शाब्दिक समानताएं क्या हैं। और लुल्लू है हमारी तरफ एक शब्द जो कीड़े के लिए इस्तेमाल होता है, लुल्लू फारसी में भी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो सौगंध जो शब्द है, ये फारसी में भी है, कसम के लिए। सौगंध? हाँ, वाह, या उनकी महान एयर। हाँ हाँ हाँ,
महान है, जो उनकी हम्म। नेशनल एयरलाइन है उसका नाम भी महान है, तो संस्कृत से भी तो काफी कनेक्शन है। हाँ हाँ, क्योंकि जो संस्कृत है, अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी और जब आप फारसी पढ़ेंगे या कोई भी यूरोपियन लैंग्वेज पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने स्पेनिश पढ़ी है, इटालियन मैंने पढ़ी है, पश्तो मैंने 1.5 साल पढ़ी है जेएनयू में, तो बहुत सारी समानताएं हैं। संस्कृत पढ़ने का अलग ही मजा है और आपको पता चलता है कि संस्कृत और यूरोपियन लैंग्वेज में कितनी ज़्यादा समानताएं हैं। और जो ज़बान पहलवी है, जो पुरानी फारसी है, और उसमें और संस्कृत में बहुत ज़्यादा समानताएं हैं। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि फारसी के शब्द हमें नहीं लेने चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि फारसी के अगर हम शब्द ले रहे हैं ना हिंदी में, क्योंकि हिंदी और हिंदू दोनों फारसी के शब्द हैं, तो वो तो हमारी ही अपनी जबान है और शब्दों से ऐसा बहुत ज़्यादा परहेज नहीं करना चाहिए। ईरान में जब मैं गई तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान जो आपके मुल्क का नाम है वो भी एक फारसी शब्द है। हाँ, हिंदू स्थान, जो ये अस्तान है ना, अस्तान जो शब्द है, ये और ये जो स्थान है, इनका भी रूट वही है, संस्कृत वाला रूट है। मतलब ये 3000 साल पहले जो पहलवी जबान है, और जो संस्कृत से पहले की जो आर्यों की जबान थी, ये कोई एक ही जबान रही होगी। तो ये तो आप आरएसएस की थ्योरी को वैलिडेट कर रहे हैं। वो कहते हैं हिंदुस्तान है ये, हैं? हिंदुस्तान यानी हिंदुओं के रहने की जगह। लेकिन उसमें दिक्कत एक हो रहा है। हाँ। जो आरएसएस जो इस बात को बोल रही है ना, ईरानियों के लिए हिंदू एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, धार्मिक नहीं है ना। हिंदू जो थी वो 1000 साल पहले एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी थी, वो एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है। ये तो हिंदू शब्द जो अभी धर्म के लिए इस्तेमाल हुई, तो 100-200 साल की उपज है कि ये एक रिलीजियस आइडेंटिटी बनी है। आप मुझे बताइए किस पुराण में और वेद में लिखा है हिंदू शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। सनातन है। हाँ हाँ। तो ये तो एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी रही है, और भारत के सभी लोगों को वो लोग हिंदी भी बोलते हैं। हिंदी मतलब हिंद का वासी, हिंदी। बल्कि अयतुल्ला खुमैनी साहब का मैंने आपको बताया था कि उनका लक़ब हिंदी था। तो ये तो, और इसकी भी क्या रूट है? मैं कभी कभी क्यूरियस होती हूँ कि बहुत सारे अरबी लोगों के नाम होते हैं, हिंद रजब। अभी जो बच्ची थी जिसकी फिल्म को हमने बैन किया, फिलिस्तीनी बच्ची जिसको कार में ही उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी, तो वो हिंद जो नाम रखते हैं उसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, मुझे अरबी वाले उस हिंद का तो नहीं पता, लेकिन ये जो शब्द है, ये जो हिंदू जो शब्द है, ये पुरानी जो साइरस के ज़माने में जो कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, वहाँ सबसे पहले इसका जिक्र मिलता है हिंदू का, कि साइरस ने 26 नेशनलिटीज़ को जीता था। जो ईरान का जो नेशनल म्यूजियम है, वहाँ साइरस की मूर्ति है, और जो 26 नेशनलिटीज़ के जो लोग हैं, जिसमें इजिप्शियन भी हैं, तो एक उनकी जो टेरिटरी थी वो पंजाब का छोटा सा इलाका था, तो वहाँ उसके संदर्भ में पहली बार हिंदू शब्द यूज हुआ 2500 साल पहले। तो लेकिन अरबी में ये हिंदू या हिंदा ये सब कहाँ से आया, इसका मुझे नहीं पता। लेकिन मैं गाजा में एक आदमी से मिला था, तो उसने मेरे से बात करी, जब उसे पता चला कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो उसने बोला कि मेरे नाम में हिंदू है, मतलब हिंदू ऐसा कुछ है, हिंदी या हिंदू है। तो वो बोला कि मेरे जो फोर फादर्स थे वो शायद हिंद से आए थे, इसी वजह से। और हिंदू बेग नाम के एक मुस्लिम सिपा सलार का जिक्र मिलता है 12वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में। तो हिंदू रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं थी, हिंदू बेग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। हाँ, हिंदू बेग। हाँ। यानी कितना उलझे हुए हैं हम लोग आपस में, और कहाँ ये आरएसएस और बीजेपी एक बहुत ही सिंप्लीफाइड मेरे गांव में डेफिनेशन फारसी के प्रभाव की वजह से बहुत सारे नाम है। इकबाल नाम है, बख्तावर नाम है, जो आपको हिंदुओं में भी मिल जाएंगे। इकबाल नाम है, बख्तावर नाम है, कुछ सिखों के नाम भी होते हैं जो फारसी नाम है। आप शायद यकीन ना करें, मेरे सगे बड़े बाबा के बड़े भाई का नाम जहांगीरा था। अच्छा। हाँ, तो वही फारसी इन्फ्लुएंस है, फारसी प्रभाव है कि जो वहाँ जो डोमिनेंट कम्युनिटी होगी वो उसका प्रभाव होगा। इसमें मैं आपको एक बहुत कांटे की बात बताता हूँ। जब कोई एक शासक वर्ग होता है वो अपनी लैंग्वेज को लेकर चलता है। ईरान के संदर्भ में एक बहुत कांटे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ईरानियों ने इस्लाम कबूल किया, कुरान को माना, रसूल को माना, अहले बैत को माना, लेकिन अपनी जबान और अपना कल्चर नहीं छोड़ा। इसलिए भी वहाँ का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर नहीं है, नौरोज है। ईद उल फितर का मुझे 2 साल रहा, उससे पहले भी जब मैं ईरान गया पता ही नहीं चलता था कि कब ईद उल फितर कब आया कब गया। नौरोज का 10-15 दिन क्या महीना भर इतना जबरदस्त फेस्टिवल होता है। तो रिलीजियस आइडेंटिटी एक तरफ और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी एक तरफ। अब बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, वो ये बताइए कि भारत के लोगों में
ईरान को लेकर जिस तरह के गलतफहमियां हैं या जिस तरह का प्रभाव है वेस्टर्न मीडिया को पढ़ के, या भी आजकल हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी बड़ा हिंदू मुस्लिम आ गया है, कुछ दूर करना चाहते हैं कुछ ऐसी बातें जो हिंदुस्तानी सोचते हैं कि इस तरह से है ईरान, लेकिन ईरान वैसा नहीं है? बिल्कुल ईरान वैसा नहीं है। असल में हमारे यहाँ जो सांप्रदायिकता बढ़ी है, तो जो हिंदू राइट विंग के लोग हैं उन्हें लगता है कि ये उन्हीं के भाई हैं, भारतीय मुसलमानों के, और हम इनका विरोध करेंगे। ठीक है, तो लेकिन वो रैशनली, जब भी आदमी कोई राइट विंग का होगा ना, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उसकी रैशनल सोच तो पहले ही खत्म हो जाती है। तो उसका जो विरोध होता है ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का होता है। अब भले ही कोई आदमी बोलने लगे कि आप बात कर रहे हैं हिंदूवाद की, बच्चों को भेज रहे हैं ईसाइयों कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ाने की, तो ये एक किस्म की, मैं क्या कहूँगा कि ये विरोधाभास है और कुछ भी नहीं है, और ये कन्फ्यूजन है। और ये सुविधानुसार करते हैं लोग कि अच्छा, अगर कोई कमज़ोर है तो उसका हम विरोध कर लेंगे। लेकिन पता चला कि भारत का जो अपर क्लास है, वो सभी के सभी जो हमारे कल्चर को नहीं मानते और उनके यूरोपीय देशों में भागने के लिए, चाहे वो गोमांस खोरों के देश में जाने के लिए, वो एकदम तैयार बैठे हैं। उनसे कोई समस्या नहीं है। तब तो ये समस्या डिपेंड नहीं करता होती है। है। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी, यहाँ आने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। शुक्रिया।